India achieved its independence in 1947 एंड उसी समय के आसपास बेल्जियम की अगर हम बात करें तो वहां पर एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है। वहां के 59% डच स्पीकिंग लोग जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, उनका 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के साथ जो वॉलोनिया रीजन में रहते हैं एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके अलावा 1% जितने जो रह गए वो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं जो देश के ईस्टर्न साइड में रहते हैं। उसी टाइम के आसपास 1948 में हमारा जो पड़ोसी है श्रीलंका, उसको भी इंडिपेंडेंस मिलता है। उस समय वहां की पॉपुलेशन का 74% पॉपुलेशन सिंहला स्पीकिंग होता है और वो ज्यादातर बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ में हमारे 18% तमिल्स होते हैं, जिसमें से ज्यादातर श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। 7% क्रिश्चियन और 1% मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ श्रीलंका जो है वो एक मल्टीकल्चरल डाइवर्स कंट्री हो सकता है। अब ये दोनों केस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पर उस कॉन्फ्लिक्ट से हमारे आज के वीडियो का क्या लेना देना है? तो मैं विमल मेहता, आपका सूत्रधार, आज आपको समझाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पावर को डिवाइड कर देने से कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से सुधर सकता है, वहीं पे अगर हम पावर डिवाइड ना करें तो किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, अगर हम हमारा पॉलिटिकल साइंस जो है उसके दोनों ईयर्स मतलब कि 9th और 10th के चैप्टर्स अगर देखें तो वो इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जिससे हमारे मन में, हमारे मनस्पट के ऊपर डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो एस्टैब्लिश्ड हो। सो दोस्तों, इसके अंदर जो आज का हमारा चैप्टर है वो है स्टैंडर्ड 10 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 के अंदर आता है चैप्टर नंबर 1, दैट इज पावर शेयरिंग। प्रीफेस में हमने दो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझा। एक कॉन्फ्लिक्ट जो बेल्जियम का था जहां पर दो कम्युनिटीज जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आती है, और दूसरा जो था यहाँ पर श्रीलंका हमारे पड़ोसी का कॉन्फ्लिक्ट है। पहले हम हमारे पड़ोसी के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखते हैं। ऑफ कोर्स श्रीलंका के अंदर जो 74% पॉपुलेशन सिंहाला स्पीकिंग थी, उन्होंने जो गवर्नमेंट फॉर्म की, सो इन द ईयर 1956, यस फ्रेंड्स, ये ईयर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। इन द ईयर 1956 यहाँ की गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है जिसमें सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। इससे आहत होकर जो वहाँ के तमिल्स हैं, उन्होंने उनकी गवर्नमेंट के सामने अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है, डिसएग्रीमेंट है, उसको व्यक्त किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये मांग जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती है बहुत सालों तक। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक जॉब्स, ये सब जगह पर जो तमिल स्पीकिंग लोग होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, एंड सिंहाला स्पीकिंग जो होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। अब ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है, एंड 1970s में इसको एक्सप्रेस करते हुए वहां के जो तमिल्स हैं, खास करके श्रीलंकन तमिल्स, ये एक बात की डिमांड करते हैं, या तो आप तमिल को, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हुई हमारी तमिल भाषा जो है उसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दीजिए। उनका ये प्रॉब्लम नहीं था कि सिंहला लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो चाहते थे कि भाई वो तो रहे बट हमारी लैंग्वेज को भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए, या फिर यू गिव अस ए तमिल ईरम। तमिल ईरम का मतलब होता है अ सेपरेट तमिल स्टेट। स्टेट यहाँ पे मतलब होता है देश, जो श्रीलंका के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होगा। ये रीजन हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट से काफी नजदीक है। श्रीलंका की गवर्नमेंट इन दोनों ही डिमांड्स को ठुकरा देती है, विच बेसिकली टर्न्स इनटू ए वायलेंट सिविल वॉर। तो आप समझिए कि एक समय पर श्रीलंकन इकोनॉमी वाज थ्राइविंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट वाज गोइंग लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ इट्स नेबर्स, स्पेशली इंडिया। 1980s के अंदर वहां पर एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां पर सिविल वॉर सिचुएशन हो जाती है जहां पर सिंहलाज एंड तमिल्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट टू हैव द सिविल वॉर, जो खत्म होता है इन द ईयर 2009। दोस्तों, ऑलमोस्ट 25 इयर्स के बाद एक सिचुएशन सॉल्व होती है। तो यहाँ पर जब 2009 में कॉन्फ्लिक्ट एंड होता है तो श्रीलंका इज ऑलमोस्ट इन शैम्बल्स, और जैसे हमने बाद में देखा कि 2021 तक पहुंचते हुए जस्ट विद इन द स्पैन ऑफ 12 इयर्स श्रीलंका की इकोनॉमी एकदम ठप पड़ जाती है। सो
अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से पूरे के पूरे देश का जो भी प्रोग्रेस था वो हॉल्ट हो गया, और जो प्रोग्रेसिव थ्राइविंग देश था वो एक तरीके से डिप्रेसिव और फिर रिग्रेसिव देश बन गया। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट का इश्यू है इसको बोला जाता है मेजोरिटेरियनिज्म, कि भाई जब मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर दबाव डालती है या मेजोरिटी कम्युनिटी की जो डिसीजंस होते हैं उसी को सबके ऊपर थोपा जाता है। यहाँ पर मेजोरिटी कम्युनिटी ने अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट या शेयर नहीं किया। यहीं पे हम बेल्जियम का भी एक एग्जांपल देखते हैं। हमने ऐसा देखा कि फ्लेमिश में रहते हैं डच स्पीकिंग जो देश की 59% पॉपुलेशन, वॉलोनिया में रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग जो देश की 40% पॉपुलेशन है, बट उनका जो कैपिटल है ब्रसल्स, ब्रसल्स के अंदर थोड़ा सा मामला उल्टा है। ब्रसल्स का कैपिटल जो बेल्जियम का कैपिटल है वहां पर 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और 20% ही डच स्पीकिंग लोग हैं। तो यहाँ पर बिकॉज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर मोर एजुकेटेड, रिच, मोर इन्फ्लुएंशियल, तो डच स्पीकिंग लोग हमेशा अपने आप को थोड़ा सा हीन भावना के साथ, इंफीरियरिटी के साथ देखते हैं, एंड दिस बेसिकली ब्रिंग्स पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज। तो वहां की गवर्नमेंट ने 1970 से लेकर 1993 के बीच में, जी हाँ दोस्तों, 23 इयर्स के अंदर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार मेजर अमेंडमेंट्स किए। वे अमेंडमेंट्स क्यों किए? ताकि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। वो कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें जितने भी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे वो दोनों कम्युनिटी के अंदर इक्वल डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 मिनिस्टर हैं तो 10 मिनिस्टर्स जो होंगे वो डच स्पीकिंग होंगे, 10 मिनिस्टर्स जो होंगे वो फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। इस तरह से दोनों कम्युनिटीज को उन्होंने इक्वालिटी प्रोवाइड की इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड, जो ब्रसल्स की गवर्नमेंट थी, याद है ना, 80% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% डच स्पीकिंग। यहाँ पर भी डच और फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास पावर ना रखते हुए पावर को दोनों कम्युनिटी के अंदर, दोनों स्टेट्स के अंदर इक्वली डिवाइड कर दिया कि भाई वो अपने अपने स्टेट का डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने डेवलपमेंट का डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये जो डिसीजन है वो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। और चौथे अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हर एक लैंग्वेज के हिसाब से कम्युनिटी गवर्नमेंट भी क्रिएट की। तो आप समझिए कि भाई सबसे पहले उन्होंने किया कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, और तीसरा उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिए। ये 3 मेजर उन्होंने अमेंडमेंट्स किए जिसकी वजह से जो दोनों ग्रुप के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट था, खास करके डच स्पीकिंग लोगों के अंदर जो एक डिससेटिस्फैक्शन था, यहाँ पर उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलने पे उनका जो डिससेटिस्फैक्शन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। सो अगर आप यहाँ पर देखें दोनों केसेस के अंदर, श्रीलंका के अंदर मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी। अगर वो चाहते तो तमिल को अगर वो ऑफिशियल लैंग्वेज और बना देते तो शायद वो इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर बहुत जल्दी आ सकते थे, लेकिन दे वेटेड फॉर 25 इयर्स टू गेट इट सॉल्व। जबकि उन्हीं 25 इयर्स के अंदर जो बेल्जियन गवर्नमेंट थी उन्होंने दोनों कम्युनिटीज को एक साथ लाने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशंस तक को भी अमेंड कर दिया। सो बेसिकली व्हाट इट वांट्स टू से कि जहां पर आप पावर शेयर करते हैं, जहां पर आप अपनी जो अथॉरिटी है वो आगे जाने देते हैं, तो उससे बेसिकली आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं। सो दिस इज अ वेरी विजनरी आइडिया कि जहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही साइड्स जो हैं अगर इसी कॉन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका ओवरऑल नुकसान ज्यादा होगा। और जब कभी भी आप फायदा या नुकसान सोच के किसी प्रकार का डिसीजन लेते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रूडेंस। सो पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों डिजायरेबल है? क्योंकि पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल है, उसमें सही गलत फायदा नुकसान सबका हिसाब देखकर हम पावर शेयर कर रहे हैं। सो उससे कॉन्फ्लिक्ट भी कम होता है और देश जो है या स्टेट जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है। सिमिलरली
हम ये भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी आवाज रखने का अधिकार है। हम किसी को ये आवाज रखने का अधिकार जब देते हैं ना, सो बेसिकली हम उसको पावर दे रहे हैं। सो बेसिकली द सेकेंड थिंग व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स मोरालिटी। वो मॉरल है, वो आपका एक प्रकार से कहें तो डेमोक्रेसी का कोर वैल्यू है कि सभी को अपना रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका पार्ट नंबर 1 ऑफ पावर शेयरिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अब तक आपने लाइक किया है तो यहाँ पर लाइक का बटन जरूर दबाइए, कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा, क्या सुधार कर सकते हैं इसके अंदर, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड ये क्विक रिवीजन नोट्स अगर आप चाहते हैं तो जो नंबर यहाँ पर दिया गया है उसके ऊपर आप डीएम कीजिए, वी विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीक इसका सेकेंड पार्ट आएगा जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को डिस्क्राइब करेगा। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।